हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सिंप्लीफाई एनसीईआरटी बुक्स पर। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डोमेस्टिकेशन के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी ये। डोमेस्टिकेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को पालते पोसते हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसमें जो पीपल है वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उसको रियरिंग, उसका पालन पोषण करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो प्लांट्स और जो एनिमल्स यानी ऐसे प्लांट्स जो पीपल ग्रो कर रहे हैं और ऐसे एनिमल्स जिसको लोग पाल पोस रहे हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है वाइल्ड प्लांट एनिमल से। जंगली जो पौधे होते हैं और जो जंगली जानवर होते हैं उससे काफ़ी अलग होते हैं ये प्लांट और एनिमल्स जो पीपल ग्रो करते हैं और जिसको पीपल पालते पोसते हैं एनिमल्स को। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। इसीलिए जो पीपल है वो प्लांट्स और एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। डोमेस्टिकेशन का आप सीधे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। इसका मतलब क्या है कि जब लोग खुद से प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और जब पीपल खुद से अपने घरों में जानवरों को पालते पोसते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पीपल है वो प्लांट और एनिमल सेलेक्ट करेंगे जो किसी भी तरह की उसमें कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है, और ऐसे प्लांट जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि उसकी वो एक जो हमें लार्ज साइज़ ग्रेन हमें प्रोवाइड कर पाए, उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टॉक का मतलब होता है स्टेम, ठीक है, उसकी अच्छी मजबूत स्टेम होनी चाहिए, वो इतना कैपेबल होना चाहिए प्लांट कि वो पके हुए जो भी वो हमें पका हुआ फल देगा या पका हुआ अनाज कुछ भी जो हमें प्रोवाइड करेगी क्रॉप, वो उसका वेट बियर करने के लिए कैपेबल हो। यानी एक पर्सन उसी प्लांट को ग्रो करेगा जिसमें सारी क्वालिटी हो। सारी क्वालिटी कौन कौन सी? लार्ज साइज ग्रेन प्रोवाइड करे, स्ट्रॉन्ग उसकी स्टेम हो, है वो प्लांट कैपेबल हो राइप ग्रेन के वेट को उठाने के लिए। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स, जो भी प्लांट एक पीपल सिलेक्ट करेगा डोमेस्टिकेशन के लिए, उसकी जो सीड्स है उसको वो प्रिजर्व करके रखेगा, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि जो भी वो न्यू प्लांट लेगा उसमें वो वही सेम क्वालिटीज़ प्रेजेंट हो। ये बात थी प्लांट्स की। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की, ठीक है। जो इंसान है उन्हीं जानवरों को पाले पोसेगा जो काफ़ी जेंटल होंगे नेचर वाइज, ठीक है, उसी ब्रीड को, उसी नस्ल को लेगा जो काफ़ी जेंटल होगी। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। धीरे धीरे इसी वजह से जो जानवर को लोग पालते पोसते थे वो जानवर काफ़ी अलग लगने लग गए वाइल्ड जंगली जानवरों से। अब यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो टिथ है, जो दांत है, जो सींग है जंगली जानवरों के, वो आपको काफ़ी साइज़ में बड़े दिखेंगे उन जानवरों से जो घर पर पाले पोसे जाते हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके जो टिप्स है, उनके जो हॉर्न्स हैं, वो आपको थोड़े साइज़ में कम मिलेंगे कंपैरेटिवली उन जंगली जानवरों के जिसको पाला पोसा नहीं जाता। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। अब इसमें आप एक जो दांत है वो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है साइज़ में, बहुत छोटा है। ये तो है वाइल्ड एनिमल का, जंगली जानवर का, और ये उस एनिमल का है जिसको टेम किया जा रहा है। क्लियर? डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में उभरा। ये 12,000 ईयर्स अगो पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब जो हम प्रेजेंट में जैसे गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं, कई जने कुत्तों को पालते हैं, बिल्लियों को पालते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आज जो जानवर हम पाल रहे हैं जिससे हमें फूड मिल रहा है, लाइक हमें गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, बकरी से भी दूध मिलता है, ठीक है। यानी जो हम आज जानवरों को पाल रहे हैं उनसे जो हमें खाना मिल रहा है, जो आज हमें सारा प्रोसेस कर रहे हैं, एकदम से डेवलप नहीं हुआ प्रेजेंट में। ये चीज़ बहुत पहले हमारे इतिहास में 12,000 साल पहले इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी।
ठीक है, डोमेस्टिकेशन की जो हम आज यूज़ कर रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। वही मैंने बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि सबसे पहले जो प्लांट्स हमारी डोमेस्टिकेट हुई थी, नहीं ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको नहीं बताया। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको ये बताया था कि सुलेमान और किरथर हिल्स पर नेचुरली अपने आप जो प्रकृति है वो व्हीट और बार्ले को ग्रो करने लग गई। फिर लोगों ने उसको समझा धीरे धीरे कि कैसे ग्रो कर रही है। फिर हमारी मेसोलिथिक एज आई, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। तो जो सबसे पहले प्लांट जिसको लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट किया खुद से वो था व्हीट और बार्ले, ठीक है। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से अर्लियर वो कौन से थे, शीप और गोट, क्लियर। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अब ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका हमारे सामने आया मेसोलिथिक एज में। अब इसमें क्या कहा, इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक बीज से उसका पौधा बना रहे हैं, यू विल नोटिस कि वो जो आपने बीज बोया वो पौधा एकदम से या एक दिन में नहीं बन जाएगा, वो काफ़ी सारा टाइम लेगा, काफ़ी सारे वीक्स मंथ्स लेगा। या कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो काफ़ी सारी कुछ वो साल भी ले सकता है, ठीक है। जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया होगा तो इसका मतलब काफ़ी साल लग गए होंगे उस प्लांट को उभरने में, पौधा बनने में, उसको पेड़ बनने में, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, लोग वहाँ पर जम जाते थे। कहने का मतलब क्या, लोग वहाँ पर टिक कर रहते थे, लोग अब मूव नहीं करते थे जगह जगह। अब लोग प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि अब लोगों ने खुद से ही चीज़ों को खुद से ही क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि मेसोलिथिक एज में जैसे जब वो प्लांट्स को ग्रो करते थे तो उनको काफ़ी लंबे समय तक उस जगह पर रहना पड़ता था, इसलिए लोग अब जगह जगह शिफ्ट नहीं करते थे, ठीक है। और फिर जब वो प्लांट हमें पका हुआ फल प्रोवाइड करता है, राइपन ग्रेप हमें प्रोवाइड करता है कोई क्रॉप, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उस फार्मर ने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, हमें ग्रेन्स मिला। अब लोगों ने यहाँ पर सीखा कि हम उस खाने को स्टोर कैसे करें, ठीक है। अब लोगों ने यहाँ पर उसको सोचने लग गए कि उसको हम स्टोर कैसे करें। काफ़ी सारे जगह पर क्ले पॉट्स बनाए जाने लग गए, वो बास्केट्स बनाई जाने लग गई, ग्राउंड्स के अंदर होल बनवाए जाने लग गए जिससे कि हम उस खाने को स्टोर कर पाइए। मैं पुराने समय की बात बता रही हूँ, मेसोलिथिक एज की, क्लियर। अब लोगों ने जानवरों को भी स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। एनिमल्स धीरे धीरे नेचुरली मल्टीप्लाई होने लग गए, ठीक है। मतलब जनरेशन्स बढ़ने लग गई। अब वो जानवरों को पालते पोसते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनको जानवरों से फूड मिलता था, लाइक उनको दूध मिला, मिल्क प्रोवाइड हुआ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था फूड का। उन मीट का भी एक सोर्स था, ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स को रियर करने लग गए, उनका पूरा पालन पोषण करने लग गए और उनको एज ए स्टोर ऑफ फूड की तरह भी उनको यूज़ किया जाने लगा, क्लियर। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब आपको मैप 2 में लेकर चलती हूँ मैं, वही मैप जहाँ पर मैंने आपको पैलियोलिथिक साइट्स दिखाई थी। अब यहाँ पर आपको ब्लू स्क्वायर्स दिखाई देंगे, ब्लू स्क्वायर्स, ठीक है। ईच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। जब हमारे हंटर्स गैदरर्स धीरे धीरे हर्डर्स बनने लग गए, फार्मर्स बनने लग गए, जो हमारे सबसे शुरुआती फार्मर्स थे, सबसे शुरुआती हर्डर्स थे हमारे पीरियड के, उस पीरियड के, तो वो कौन थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किए, वो चीज़ आपको कहाँ पर दिखेगी, ब्लू स्क्वायर्स में दिखेगी। चलिए आपको मैं उसी मैप पर लेकर चलती हूँ, मैप 2। ये हमारा मैप 2 है। अब आपको यहाँ पर ब्लू स्क्वायर्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। कौन सी साइड्स है बच्चों हमारी, ब्लू स्क्वायर्स वाली। ये ब्लू स्क्वायर्स वाली आपकी है, इसमें दी हुई है आपकी ये नियोलिथिक साइट्स, क्लियर। चलिए देखते हैं। इसमें आपका आता है बरज़ाहोम, मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में है अब प्रेजेंट में, ठीक है। आपका हो गया चिरंद, कोल्दीह, महागढ़, डोजली हेडिंग, और एक आपका है पय्यमपल्ली, क्लियर। ये कौन सी एक आपका है हल्लूर, क्लियर, ये रहा। तो ये जो साइट्स आपकी कौन सी साइट्स है, नियोलिथिक साइट्स है, जिसमें लोगों ने एनिमल्स को स्टोर करना सीखा। एनिमल्स यहाँ पर जितने भी आपको पीपल मिलेंगे वो अर्लियर फार्मर और अर्लियर हमारे हर्डर्स हैं, क्लियर हो गया बच्चों, ओके। आगे देखते हैं। हमें
जो ये अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स है हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हमें देखने को मिली साइट्स, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारी नॉर्थ वेस्ट में है। ये आपका नॉर्थ का एरिया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पर साइट्स देखने को मिली वो नॉर्थ वेस्ट में है, और हमारा एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के ईस्ट में भी हमें पड़ती है। आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैप से अच्छे से समझ में आती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। ये नॉर्थ है हमारा, ये वेस्ट है, ठीक है। ये हमारा कश्मीर में है। ये बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट है साइट जो इसमें दिया हुआ है। अब आगे बात की आती है बच्चों, टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। ये वो साइट्स है जहाँ पर हमें फार्मर्स और हर्डर्स की कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमें ये पता चला कि ये हमारे अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स हैं। साइंटिस्ट ने स्टडी किए एविडेंसेस प्लांट्स और एनिमल बोन्स के। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स, जो हमें सबसे एक्साइटिंग चीज़ मिली थी वो क्या मिली थी हमें, बर्नड ग्रेन की। इसका मतलब या तो वे जो ग्रेन है एक्सीडेंटली बर्न हो गई हो, या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उन्होंने उन ग्रेन को पकाकर खाया हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, उन्होंने उस ग्रेन्स को पहचाना। सो वी नो दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन। इससे हमें ये पता चला कि काफ़ी सारी क्रॉप्स जो थी वो सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग पार्ट्स में ग्रो हो रही थी, ठीक है। हमें इससे ये भी पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी आइडेंटिफाई किए, क्या आइडेंटिफाई किए, अलग अलग जानवरों के बोन्स को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। अब लोग ना सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करने लग गए थे। अब वो जगह जगह भटकते नहीं थे, अब वो एक जगह पर टिक कर रहने लग गए थे। समझ रहे हो बात मेरी आप? एक जगह पर वो बिल्कुल काफ़ी लंबे समय तक सेटल होकर रहने लग गए थे। वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चला कि वो सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करने लगे? अब वो जगह जगह भटकते नहीं हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को किसके ट्रेसेस मिले, हट्स के और हाउसेस के कुछ जगह पर। अब यहाँ पर एक साइट है बरज़ोहम, जो कहाँ पर है, कश्मीर में है। यहाँ पर क्या मिला, पिट हाउसेस बनाए लोगों ने, जो हमें ग्राउंड्स के अंदर मिले, जो खुदाई हुई, ठीक है। यानी मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर स्टेयर्स निकाली हुई है, सीढ़ियाँ निकाली हुई है, और थोड़ा नीचे जाकर हमें क्या मिले, हमें हाउसेस मिले। इसको क्या बोलते हैं, पिट हाउसेस, जो ग्राउंड के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। जब आप थोड़ा ग्राउंड के नीचे जाएंगे तो आपको ये हाउसेस दिख जाएंगी, ठीक है। ये कहाँ पर मिले थे हमें, बरज़ोहम में। ये जो है ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कोल्ड वेदर में। अगर ठंडी का मौसम है तो हम पिट हाउसेस में रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड कुकिंग हियर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स। यानी आर्कियोलॉजिस्ट को चूल्हे भी मिले, जो घर के अंदर भी बनाए गए थे खाना पकाने के लिए, घर के बाहर भी बनाए गए थे, ठीक है। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक फूड ईदर इंडोर और आउटडोर। यानी चूल्हा घर के अंदर भी था, बाहर भी था। ये क्या दिखाता है, ये हमें क्या बताता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता लगा कि लोग मौसम के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए बहुत गर्मी है तो क्या कहते हैं लोग खाना बाहर बनाते हो, बहुत सर्दी में लोग घर के अंदर खाना बनाते हो, तो इस चीज़ को वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। क्लियर? सम टूल्स, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। हमें काफ़ी सारी जगह से, साइट से हमें स्टोन टूल्स मिले, ठीक है। कुछ स्टोन टूल्स ऐसे थे जो पैलियोलिथिक टूल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, नियोलिथिक दे दिया। यानी नियोलिथिक में ऐसे टूल्स आए जिसको पॉलिश किया जाने लगा, उनको फाइन, उनको अच्छी फिनिशिंग दी जाने लगी, ठीक है। मोटर्स, पेसल्स यूज़ किए जाने लगे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। जो मोटर्स और पेसल्स थे उसको हम ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए आज भी यूज़ करते हैं ना। जो मोटर होते हैं, जो मोमजस्ते होते हैं, जो पेसल्स होते हैं, उसको हम आज भी यूज़ करते हैं ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। और ये चीज़ हमारी 1000 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गई थी और ये आगे तक चलती रहेगी, ठीक है। एट द सेम टाइम जो टूल्स है पैलियोलिथिक के, वो अभी भी कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। यहाँ पर क्या कहा गया, जब नियोलिथिक एज आया हमारा, जब नवपाषाण काल आया, उसमें जब धीरे धीरे स्टोन टूल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाया गया, उसको पॉलिश किया गया समय के साथ, ठीक है। उसको और अच्छा शार्पनेस उसको दी गई, ठीक है। उसको और उसकी तेज़ धार की गई और उसको इम्प्रूव वेराइटीज़ लाई गई। तो नियोलिथिक एज में भी कुछ ऐसे टूल्स जो पैलियोलिथिक के समय में जो टूल्स यूज़ होते थे, बड़े बड़े जो औजार होते थे या जो बोन से बने जो औजार होते थे, उनको नियोलिथिक एज में भी यूज़ किया जाता था।
ये न्यू स्टोन टूल्स है, जिसे इसको पॉलिश कर दिया, थोड़ी फिनिशिंग दे दी, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, हमें काफ़ी सारे अर्दन पॉट्स मिले थे, ठीक है। कुछ पॉट्स हमें ऐसे मिले आर्कियोलॉजिस्ट को जो डेकोरेट भी किए गए थे और चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। पीपल ने इन पॉट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था कि इसलिए इनमें खाना पकाते थे वो अर्दन पॉट्स में से, राइस पकाना, वीट, लेंटिल, दालें पकाना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था लोगों की डाइट का। इसके अलावा ये चीज़ें हम बच्चों क्या बता रही हूँ मैं आपको, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें खुदाई में मिली, और खुदाई में जो चीज़ें मिली है, अर्दन पोर्ट्स हो गए, मोटर, पैसल्स, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इस समय में लोग कैसी ज़िंदगी जिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा लोग क्लोथ्स को वीव करना शुरू करने लग गए थे, अलग अलग तरह के मटेरियल के वो कपड़े पहनते थे, ठीक है। कॉटन भी अब ग्रो होना स्टार्ट हो गया था। डिड थिंग्स, अब धीरे धीरे चीज़ें जो थी, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट, क्या एकदम से सारी चीज़ें बदल गई होंगी? नहीं, वो धीरे धीरे हुआ। इन मैनी एरियाज़, काफ़ी सारी जगह पर जो मैन और वुमेन थे वो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग ही कर रहे थे। यानी नियोलिथिक एज में भी कुछ बंदे ऐसे थे जो अभी भी हंटिंग गैदरिंग पे ही डिपेंड थे। कुछ लोग ऐसे थे जो हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट होकर फार्मर और हर्डर बन गए, और ठीक है। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने क्वालिटीज़ को, अपने स्किल्स को सीज़न वाइज क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। यानी एक सीज़न ऐसा है जिसमें उन्होंने क्रॉप को ग्रो किया, ठीक है, एक सीज़न ऐसा है जिनमें उन्होंने हंटिंग गैदरिंग करी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ लोगों ने कंबाइन भी कर लिया। अब बात करेंगे कि मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है साइट, ये मेहरगढ़ कैसी साइट है, वहाँ पर लोग कैसे ज़िंदगी जिया करते थे, ये आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी मैंने नया चैनल ही स्टार्ट किया बच्चों, तो थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई चीज़ समझने में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी मैं वो शिकायत दूर कर पाऊँ। कोई भी आपको डाउट रहता है आप मुझसे ज़रूर पूछिए, एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सिंप्लीफाई NCERT बुक्स को। थैंक यू।